नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत देशमुख बायोइंस्टीट्यूट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के बारे में, और इसमें भी हम बात करेंगे कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। और माइकलिस मेंटन ने अपने जो अजम्पशंस दिए थे एंजाइम रिएक्शंस के बारे में, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, मान लो कि हमारे पास कोई एक सबस्ट्रेट है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है सबस्ट्रेट का, और कोई हमारे पास एक एंजाइम है, और एंजाइम का भी हमारे पास क्या मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। मान लो अगर ये रिएक्शन हो जाती है, अगर ये रिएक्शन शुरू हो जाती है, तो हमारे पास रिएक्शन के, ठीक है, इनिशियल में क्या मिलेगा, हमें एक एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और हो सकता है कि ये कॉम्प्लेक्स बाद में कि किस चीज में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट, और फिर से हमें क्या मिलेगा, एंजाइम मिल सकता है। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन हो गई है। ठीक है, देखिए इस रिएक्शन में हमने क्या बोल दिया आपको कि हमारे पास कुछ मोलर कॉन्सेंट्रेशन है सबस्ट्रेट का, कुछ अमाउंट में कौन अवेलेबल है, हमारे पास कुछ एंजाइम अवेलेबल है। एंजाइम और सबस्ट्रेट अगर एक रिएक्शन में आ जाए, ठीक है, मान लो कि कोई एक ठीक है रिएक्शन ट्यूब है, इसमें हमने कुछ रिएक्टेंट ले लिए यहाँ पे, जिन्हें हम सबस्ट्रेट कर रहे हैं, और यहाँ पे मान लो कि कोई एंजाइम भी हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो रिएक्शन के t0 टाइम पे क्या होगा कि कोई प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं आपके पास। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ने लगता है, तो हमारे पास प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का, ठीक है, अमाउंट भी बढ़ता है। तो ऐसे में अगर जो पहला जो फॉरवर्ड रिएक्शन हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि जहाँ पे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ बाइंड होके क्या फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे रेट कांस्टेंट, हम कहेंगे इसे K1 कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसे, K1 इज अ रेट कांस्टेंट फॉर दिस फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है, और K1 क्या डिनोट करता है आगे हम देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कौन फॉर्म हो गया है, एंजाइम और सबस्ट्रेट का क्या फॉर्म हो गया है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास कौन आ जाए, प्रोडक्ट आ जाए, हो सकता है कि प्रोडक्ट। पर इस रिएक्शन का जो ठीक है कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट, तो डिनोट कर दिया जाता है K2 से। इसे डिनोट कर दिया जाएगा, ये K2 से इसको डिनोट कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके नाउ और एक बात हम यहाँ पे कहेंगे कि ठीक है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एंजाइम जो हमने रिएक्शन में दे दिया था, वो क्या होगा, फिर से हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा अगले रिएक्शन के लिए। मतलब एंजाइम खुद प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता नहीं है, उसका कभी यूज होता नहीं। तो हमेशा एक बात हम कहते हैं कि ठीक है, कि एंजाइम इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन, एंजाइम इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपको पूछा जाए कि हाउ ठीक है एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या कहोगे यहाँ पे। ठीक है, सो एंजाइम अपना रिएक्शन का रेट, ठीक है, इंक्रीज करता है, तो रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करा के रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, वहां पे डिक्रीज होता है। रिएक्शन का अगर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, तो रिएक्शन क्या होनी होती है, फास्ट होती है। मान लो कि ठीक है, दो कंडीशंस है हमारे पास यहाँ पे। जब भी किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी, देखिए किसी भी रिएक्शन का अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है, कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर किसी रिएक्शन का ज्यादा होता है, तो कंपैरेटिवली रिएक्शन कैसे होती है, स्लो रिएक्शन होती है। अगर मान लो कि किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू ही कैसा है, लो है या कम है, तो ये रिएक्शन कैसे होती है, ऐसे रिएक्शन ये फास्ट होती है कंपैरेटिवली द फर्स्ट रिएक्शन। ठीक है, कंपैरेटिवली द फर्स्ट रिएक्शन। अभी और एक बात कहेंगे यहाँ पे कि जनरली नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन में, जनरली कहाँ पे, नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस में क्या होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, हाई अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है, वहां पे हाई अमाउंट में एक्टिवेशन एनर्जी हम कहेंगे कि ज्यादा लगती है। इसी कारण, ठीक है, इसी कारण क्या होता है कि नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर कंपैरेटिवली स्लो देन द एंजाइमेटिक रिएक्शन। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन के बारे में। अगर किसी रिएक्शन में हमने एंजाइम एज ए कैटालिस्ट को अगर ऐड कर देते हैं, तो एंजाइम क्या करेगा, इस रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी पहले से डिक्रीज करेगा। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, ये डिक्रीज कराएगा। एक्टिवेशन एनर्जी हम कहेंगे यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल आता है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिक्रीज हो सकती है।
सवाल क्या है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी कैसे डिक्रीज होती है, तो उसके बारे में अगर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, ठीक है, कि ये जो एंजाइम है हमारे पास, मान लो कि कोई एंजाइम है, एंजाइम के साथ कोई सबस्ट्रेट यहाँ पे अगर उसके साथ इंटरेक्ट होता है, ठीक है, ठीक है, सबस्ट्रेट एंड एंजाइम अगर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं, दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शंस बनेंगे वहां पे, और ड्यूरिंग दिस कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन देयर इज एन, ठीक है, रिलीज इन द सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। क्या रिलीज होगा यहाँ पे, कुछ एनर्जी रिलीज होता है, उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी, और यही बाइंडिंग एनर्जी होती है जो रिएक्शन का रेट इनहांस करते हैं। दूसरी एक बात है एंजाइम के बारे में, दूसरी एक बात है एंजाइम के बारे में कि एंजाइमेटिक रिएक्शन में रिएक्शन का इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम कभी चेंज होता नहीं है, रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डू नॉट चेंज, ठीक है, डू नॉट चेंज रिएक्शन इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम को कभी चेंज नहीं करेगा। पिछले कुछ वीडियो में हमने ये बात आपको पढ़ाई है कि एंजाइमेटिक रिएक्शन डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम, तो अगर पता करना ये कैसे होता है तो आप पिछला वाला वीडियो भी देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी साथ ये भी कह सकते हैं कि एंजाइम डू नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी, वैल्यू ऑफ फ्री एनर्जी को कभी चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, जी का वैल्यू या डेल्टा जी का वैल्यू वहां पे कभी चेंज होता नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि पहले जो रिएक्शन था नॉन एंजाइमेटिक, अभी जो रिएक्शन है एंजाइमेटिक रिएक्शन, इन दो रिएक्शन में अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम का वैल्यू देखा जाए तो समान आएगा, एक ही आएगा वहां पे, यहाँ पे, ठीक है। एंजाइम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कभी चेंज करता नहीं है। फिर पहले स्टेटमेंट के ऊपर जाते और पढ़ते, यहाँ पे हमने कुछ कॉन्सेंट्रेशन लिया था सबस्ट्रेट का और कुछ अमाउंट था हमारे पास यहाँ पे एंजाइम का, और यहाँ पे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट लिखा है वहाँ पे, जिसे हम K1 कहेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस आ सकते हैं। अब देखिए बात क्या है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये कॉम्प्लेक्स फिर से क्या हो सकता है कि ब्रेक हो सकता है, और रिएक्शन, ठीक है, रिवर्सिबली कहाँ पे जा सकती है, मतलब एंजाइम, ठीक है, यहाँ पे एक बात हो सकती है कि एंजाइम के पास दो चांसेस है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, या सबस्ट्रेट फिर से अपने ओरिजिनल नेटिव फॉर्म में चला जाए बिना प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। अगर रिएक्शन K2 के डायरेक्शन में चलती है तो क्या फॉर्म होगा, वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर रिएक्शन, ठीक है, K2 के मतलब K2 के डायरेक्शन में ना जाते हुए फॉरवर्ड मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर चली जाती है तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, कि हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ ही नहीं है। अगर हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में अगर कन्वर्ट हुआ ही नहीं है तो वहां पे जो रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन का जो, ठीक है, कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, जो हम डिनोट करेंगे K-1 से डिनोट कर सकते हैं। इसको किस चीज से डिनोट करेंगे, K-1 से डिनोट। तो इन दो बातों का मतलब क्या हो रहा है, इन दो बातों का मतलब ये है हमारे पास, ठीक है, कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना बहुत मतलब बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से क्या आ जाए, वहां पे आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ठीक है कि कभी कभी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है कि क्या होगा, यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म हो गया, फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट, ठीक है, आने की बजाय वहां पे फिर से क्या हो रहा है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट जो एक दूसरे को बाइंड थे वो एक दूसरे से डिसोसिएट हो रहे हैं, और इस डिसोसिएशन को ही हम क्या करेंगे, ठीक है, डिसोसिएशन रिएक्शन को K-1 के रेट से यहाँ पे डिनोट करेंगे। तो आप यहाँ पे समझ लो कि K-1, ठीक है, किसको डिनोट कर रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ, किसको डिनोट कर रहा है, डिसोसिएशन को डिनोट करेगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन को ये डोनेट कराएगा, मतलब डिनोट कराएगा, ठीक है। तो ये बातें हो रही है यहाँ पे। तो अब जाके हमें कुछ चीजों के बारे में पता चल सकता है कि और एक रिएक्शन हो सकती है यहाँ पे, वो रिएक्शन क्या है समझ लीजिए। आपको ये बात पता चलेगा कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है, तो वहां पे अगर K2 का कांस्टेंट मतलब रिएक्शन होती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास, और ठीक है, फिर से एंजाइम अपने फ्री फॉर्म में चला जाएगा, ये बात हो सकती है। अब ये बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट फिर से क्या सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो सकता है क्या, ठीक है। अगर ये बात है तो अगर ऐसा होता है तो इस रिएक्शन के रेट को, कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, ठीक है, K-2। पर बात क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द रिएक्शन के इनिशियल में, ये बात कब होती नहीं है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। ड्यूरिंग रिएक्शन इनिशियल, रिएक्शन के इनिशियल में, रिएक्शन चालू के कुछ टाइम हो गया है, ठीक है, रिएक्शन इनिशियल में, और हमारे पास बहुत
कम अमाउंट में, वेरी लो अमाउंट में हमारे पास कौन बना हुआ है यहाँ पे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का जो एक्यूमुलेशन है हमारे पास बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में, क्या ऐसे मतलब ऐसे टाइम पे क्या ये रिएक्शन ठीक है रिवर्स डायरेक्शन में जा सकती है? ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि ऐसी रिएक्शन कभी रिवर्स डायरेक्शन में जाएगी नहीं है। तो मतलब क्या है कि रिएक्शन ठीक है एट द वेलोसिटी v0 पे अगर हम बात करते हैं तो K2 इज निग्लिजिबल फैक्टर। K2 क्या होना चाहिए, एक निग्लिजिबल फैक्टर है हमारे पास, ठीक है K2 इज निग्लिजिबल फैक्टर। तभी जाके आपको पता चलता है कि बहुत सारे ठीक है एग्जाम में या क्वेश्चन में आपको ये दिखाई देता है कि वहां पे ठीक है आपको तीन ही कांस्टेंट दिखाई देते हैं रेट कांस्टेंट। जैसे कि पहला वाला रेट कांस्टेंट था हमारा K1 वाला, ठीक है, दूसरा हमारे पास रेट कांस्टेंट था K-1 के लिए, और तीसरा हमारा जो कांस्टेंट था तो कौन सा था, ये K2 वाला कांस्टेंट था। और हमारे पास नेक्स्ट कांस्टेंट भी है पर उसको थोड़ा सा निग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, ठीक है। और ये मतलब क्या है कि निग्लिजिबल का मतलब क्या है कि इसको कंसीडरेबल नहीं करते, क्योंकि रिएक्शन के इनिशियल में बहुत कम अमाउंट में हमारे पास प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होता है और उतने कम अमाउंट प्रोडक्ट को फिर से सबस्ट्रेट में कन्वर्ट करना ये तो गलत हो सकता है, ठीक है, मतलब वहां पे होता ही नहीं है सब। फिर अगर हम बात करना चाहते कि K2 कांस्टेंट अगर मतलब K-2 का अगर रिएक्शन का रेट मतलब आता है ये कांस्टेंट, तो ये कब आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन है कि देयर मस्ट बी द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रोडक्ट। उसके लिए क्या जरूरी होता है, अगर मान लो कि आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में कौन एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो चुका है, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि ये रिएक्शन भी क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। बट ठीक है जनरली हम रिएक्शन काइनेटिक्स में K-2 का जो रेट कांस्टेंट है ना उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं, ये बात आपको भी याद रखनी है अच्छी तरह से, ठीक है। तो आगे चलते हैं और पता करते हैं कि K1 कांस्टेंट हमने किसके लिए बोल दिया था आपको, K1 कांस्टेंट इज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। मतलब क्या है कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को ये डिनोट कर रहा है, मतलब कितना हमारे पास एंजाइम ठीक है सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है, इसको डिनोट करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू है कांस्टेंट का वैल्यू कि इतने इतने समय में इतना इतना एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है, ये दिखाने के लिए हम किसे यूज करेंगे, K1 को यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आएगा K-1। K-1 हो सकता है कि कभी कभी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बन गए, यहाँ पे एंजाइम और किसके बीच में कॉम्प्लेक्स बन गया है, सबस्ट्रेट के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बन गया है ना, ठीक है, वहां पे हो सकता है कि एंजाइम फिर से क्या हो जाए, सबस्ट्रेट को बिना प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हुए उसको छोड़ दे और यहाँ पे फिर से ठीक है सबस्ट्रेट एंड एंजाइम एक दूसरे से अलग हो सकता है। तो ये अलग होने का जो रेट है कितनी मात्रा में अलग हो सकता है, इसको अगर डिनोट करना है तो हमें क्या यूज करना होगा, K-1 का वैल्यू यूज करना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ऐसा क्यों हो सकता है, ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई एक एंजाइम है और कुछ हमारे पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये दोनों के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, यहाँ से संभावना हो सकती है कि कौन आ जाए, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाए। तो इतने अच्छे कंडीशन में ऐसा क्यों हो रहा है कि रिएक्शन फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जा रही है, ऐसा क्यों होने के चांसेस कब हो सकते हैं, ऐसा होने के चांसेस कब होते हैं, इसका आंसर हम देखेंगे, ठीक है। अगर हमें से अगर ऐसा होता है तो पहले ही एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स क्यों बन रहा है, ये भी तो सवाल हो सकता है ना, ठीक है। एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्प्लेक्स ठीक है इसीलिए बन रहा है ताकि हम क्या बना पाए, वहां पे प्रोडक्ट बना पाए, और बिना प्रोडक्ट फॉर्म होते ही एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट हो जाए, क्या हो जाए यहाँ पे उसका डिसोसिएशन हो जाए और ये फिर से किस चीज में कन्वर्ट हो जाए, एंजाइम ठीक है सबस्ट्रेट को फिर से छोड़ दे, तो ये बात तो गलत है। अब कभी कभी ऐसे रिएक्शन भी होते हैं पर ये ऐसा कब होता है उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। ऐसा होने के चांसेस कब होते हैं कि मान लो कि हमारे पास की कोई एंजाइम है, ठीक है, मान लो कि कोई एंजाइम है, सपोज कीजिए कि इस एंजाइम के लिए हमारे पास दो डिजायर्ड सबस्ट्रेट है, कितने सबस्ट्रेट है हमारे पास, एक सबस्ट्रेट S1 और दूसरा एक सबस्ट्रेट हम यहाँ पे निकालेंगे जिसका नाम है ठीक है सबस्ट्रेट S2। मान लो कि अगर यहाँ पे S1 जो सबस्ट्रेट है हमारे पास ये बाइंड होता नहीं है और यहाँ पे एंजाइम के साथ बाइंड कौन हो रहा है, S2 अगर बाइंड होता है, यहाँ पे मान लीजिए कि S2 जो एक अनडिजायर्ड सबस्ट्रेट है उस एंजाइम के लिए, अनडिजायर्ड सबस्ट्रेट फॉर दिस एंजाइम, अगर ये दोनों के बीच में बाइंडिंग होती है, तो अगर दो अनकॉम्प्लीमेंट ठीक है
हमें पता है कि रिएक्टेंट के बीच में और एंजाइम और सब्सट्रेट के बीच में अगर बाइंडिंग होती है तो वहां पे जो बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी तो बहुत कम मात्रा में वहां पे रिलीज होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होती है ना, उतना ज्यादा चांसेस बनता है कि क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, और जितनी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है वहां पे तो हो सकता है कि वहां पे, ठीक है, कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मतलब एंजाइम सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। और अगर वो बनता नहीं है तो हमें पता है कि, ठीक है, प्रोडक्ट का फिर फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कभी कभी हो सकता है कि जब, ठीक है, एक एंजाइम और कोई एक सबस्ट्रेट, ठीक है, ठीक है, जो एक गलत सबस्ट्रेट हो सकता है जो उस एंजाइम के लिए नहीं है, अगर इन दोनों के बीच में बाइंडिंग हो रही है, अगर बाइंडिंग हो रही है इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में बाइंडिंग हो रही है मतलब क्या है कि यहाँ पे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है ना। हाँ, हो रहा है यहाँ पे। यस, देयर इज एन फॉर्मेशन है एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। हमें लगता है कि जैसे ही एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ना, हमें ये आशा होती है कि यहाँ पे प्रोडक्ट अब बन ही जाएगा। बट कभी कभी होता है कि प्रोडक्ट बनता नहीं है, रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाती है। तो रिएक्शन के रिवर्स डायरेक्शन का कारण या वजह आप ढूंढते हो तो आपको ये भी मिल सकता है। ठीक है, तो अब दूसरा एक सवाल आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप पूछोगे कि सर जी, कि जब कोई गलत सब्सट्रेट किसी एंजाइम के साथ बाइंड होता है तो कभी मतलब उसी दौरान की रिएक्शन रिवर्स होती है? तो जवाब है हाँ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सही सब्सट्रेट सही एंजाइम के साथ बाइंड है, तभी भी रिएक्शन अगर रिवर्स डायरेक्शन में जारी होती है, तब क्या बोलोगे जी? तब तो आपको कोई एक, ठीक है, अच्छा सा आंसर भी देना पड़ेगा यहाँ पे। मान लो कि अगर कोई एक, ठीक है, करेक्ट सबस्ट्रेट अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम के साथ बाइंड हो रहा है, पर मान लीजिएगा कि वहां पे जो कॉम्प्लीमेंटेशन जो दोनों के बीच में बन रहा है ना, वो उतना अच्छा नहीं बन रहा है एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में। ठीक है, तो वहां पे बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? ठीक है, ज्यादा नहीं बनेगी। बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा नहीं बनती है तो मान लो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट ज्यादा देर तक एक दूसरे के साथ नहीं रह सकता है। एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स फिर से डिसोसिएट होकर वहां पे एंजाइम अलग हो जाएगा और सबस्ट्रेट भी अलग हो जाएगा। तब तक अलग होते रहेंगे जब तक एक पर्टिकुलर अमाउंट का कॉम्प्लीमेंटेशन उन दोनों के बीच में ना बन पाए, जब तक, ठीक है, दोनों के बीच में एक अच्छी तरह से, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ना बन पाए, तब तक वो एक दूसरे के साथ सेपरेट ही रहेंगे। और जब कंडीशन फेवरेबल डायरेक्शन में आ जाएगी उन दोनों के बीच में, तब जाके हो सकता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बने और प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है। तो हमने यहाँ पे आपके लिए दो बातें बता दी है। एक K1 इज अ रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, जो डिनोट कर रहा है किसको? एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स को, फॉर्मेशन को। ठीक है, और K-1 किसको डिनोट कर रहा है? ये डिसोसिएशन को डिनोट कर रहा है। ये बात भी आपको याद रखना है। उसके बाद, ठीक है, हमने पढ़ लिया था किसके बारे में? K2 के बारे में भी पढ़ लिया था हमने। सो K2 क्या डिनोट कर रहा है यहाँ पे? K2 डिनोट कर रहा है कि भाई अगर आपके पास एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स है तो आप हमें क्या दे दो? आप हमें प्रोडक्ट बना के दे दो, कुछ अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। और क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट बनने के बाद आपका एंजाइम क्या हो सकता है? फ्री फॉर्म में चला जाएगा। फ्री फॉर्म में क्या होगा? चला जाएगा। तो यहाँ पे एक बात है कि अगर रिएक्शन का रेट आपको अगर पूछा जाए, किस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है? K1 के ऊपर डिपेंड करता है, या K-1 के ऊपर डिपेंड करता है, या K2 के ऊपर डिपेंड करता है? अगर ऐसा सवाल आपको पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है K2 के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? K2 के ऊपर। क्योंकि K2 डिनोट कर रहा है, मतलब, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो हो गया अभी, मतलब K2 का वैल्यू अच्छा होगा। देखिए यहाँ पे K2 का वैल्यू अगर हाई है हमारे पास, बहुत ही ज्यादा मात्रा में K2 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब बहुत ही सीधा सीधा है कि आपके पास एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के कॉम्प्लेक्स बहुत सारे अवेलेबल है अभी। ठीक है, जितना ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स आपके पास अवेलेबल है, उतनी ज्यादा संभावना किस चीज की है? यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की संभावना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा होने लगती है। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की संभावना भी क्या होगी? वहां पे ज्यादा होगी। मतलब क्या है कि यहाँ पे K2 किस बात को डिनोट कर रहा है? K2 डिनोट कर रहा है डायरेक्टली, K2 इज इक्वल टू, हमें पता है कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट के बीच में जितने भी कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो रियल, मतलब उसका जो रेट है वो K2 डिनोट कर रहा है। और ये भी चांस हो सकता है कि जितने ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वहां पे, तो उतना ज्यादा क्या हो सकता है कि हमारे पास प्रोडक्ट आ सकता है। उतना ज्यादा कौन आ सकता है हमारे पास? प्रोडक्ट भी यहाँ पे उतनी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब डायरेक्टली ये हो रहा है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जितने ज्यादा बनेंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे। इसका वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका भी वैल्यू क्या हो सकता है कि ज्यादा हो सकता है। एक मिनट, हाँ,
हाँ जी, तो हम बोल रहे थे, ठीक है, अगर हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स खूब बहुत ज्यादा है तो वहां पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का रेट भी ज्यादा होगा। अगर कोई एक कंडीशन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट हमें दिखाई देता है तो उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, तो इसे हम एक नया वर्ड भी दे सकते हैं जिसका नाम है के कैट। के कैट, के कैट का मतलब क्या होता है कि ये होता है रेट कांस्टेंट, मतलब क्या होता है कि, ठीक है, कैटालिटिक रेट होता है, रेट कांस्टेंट नहीं है, ये क्या हो सकता है, कैटालिटिक रेट हो सकता है, ठीक है, दिस इज नोन एज ए कैटालिटिक रेट। अब देखो कि कैटालिटिक रेट किस बात को डिनोट कर रहा है, कैटालिटिक रेट डिनोट कर रहा है, ठीक है, कि हमारे पास जितने सबस्ट्रेट थे, हाउ मच अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है, पर मिनट हो या पर सेकंड हो, ठीक है, एंजाइम जिस तरह से काम कर रहा हो या पर सेकंड कितने हमारे पास प्रोडक्ट आ रहे हैं, उस बात को हम क्या कहेंगे, टर्नओवर नंबर कहेंगे या कैटालिटिक रेट कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसे, टर्न ओवर नंबर, TON, और क्या कहेंगे हम इसे, कैटालिटिक रेट। इसका मतलब क्या है कि कैटालिटिक रेट, देखिए बात बहुत सिंपल से, सो कैटालिटिक रेट यानी कि के कैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, K2 आ रहा है, ठीक है, इस बात को आपको समझना होगा, के कैट इज नथिंग बट, ठीक है, क्या हो सकता है हमारे पास, K2 भी हो सकता है ना। सो K2 क्या डिनोट कर रहा था, K2 डिनोट कर रहा था एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रेट डिनोट कर रहा। मतलब क्या है कि जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ज्यादा क्या आएगा आपके पास, प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, जितना ज्यादा प्रोडक्ट आएगा तो इस चीज को हम किस बात से डिनोट कर रहे थे, के कैट से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि के कैट इज नथिंग बट द K2, जितना आपके पास K2 है उतना ज्यादा कौन है आपके पास, के कैट है। सो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल में चलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। कौन सी बात याद रखनी है, K2 एंड के कैट एक दूसरे के साथ चलते हैं, ये बात आपको समझनी है अच्छी तरह से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे, ठीक है, सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे एंजाइम के बारे में। ओके, तो फिर से एक बार हम रिएक्शन का इक्वेशन यहाँ पे नोट करते हैं आपके लिए। तो हमने बोल दिया था कि यहाँ पे कुछ हमारे पास एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन है, फिर हम बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हमारे पास कौन है, सबस्ट्रेट है। तो रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो यहाँ पे क्या होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। कौन फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। अगर, ठीक है, यहाँ पे K2 कांस्टेंट अच्छी तरह, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और जाती है तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन बन रहा है, प्रोडक्ट, एंड एंजाइम क्या हो रहा है, फिर से रिलीज हो रहा है, ठीक है। मान लो कि अगर ये रिएक्शन यहीं से ही अगर, ठीक है, वापस हो जाती है तो हम इस रिएक्शन के रेट को क्या कहेंगे, K-1 कह सकते हैं। और ठीक है, बहुत कम टाइम ऐसा हो सकता है कि यहाँ से रिएक्शन वापस चले जाए। ऐसा वापस आने का कारण हमने बोल दिया था कि अगर आपके पास बहुत हाई अमाउंट में कौन एक्यूमुलेट हो रहा है, प्रोडक्ट, अगर आपके पास बहुत हाई अमाउंट में अगर एक्यूमुलेट होता है तभी जाके हो सकता है कि K-2 का रिएक्शन हो सकता है। ये बातें हमने आपके लिए कहे थे, ठीक है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं Km के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अब, Km के बारे में बात करते हैं। Km, व्हाट इज द Km वैल्यू, दिस इज आल्सो नोन एज अ माइकलिस-मेंटेन कांस्टेंट। हम बोलते हैं इसे, क्या कहते हैं हम इसे, माइकलिस-मेंटेन कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। सो ये जो माइकलिस-मेंटेन कांस्टेंट है ना, जो इसका जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास, तो K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास, K1। सो मतलब हमेशा ही क्या होता है कि Km इज नथिंग बट द, आपको ये बात भी समझनी कि Km इज नथिंग बट द, Ks भी हो सकता है, Km इज नथिंग बट द क्या हो सकता है, Ks। अब जाके आपके पास एक नया टर्मिनोलॉजी आ गया है कि भैया आपने तो अभी तक बताया नहीं था कि ये Ks क्या है, ठीक है। अब Ks को हम डिनोट करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट से। किससे डिनोट करेंगे हम, डिसोसिएशन कांस्टेंट से डिनोट करेंगे। इट इज कॉल्ड एज ए डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। ओके, Ks को हम कह रहे हैं। उसके बाद मतलब क्या है कि Km का मतलब ही क्या हो सकता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला आपके लिए बनाया है ना, तो दैट इज अबाउट द, ठीक है, Km इज इक्वल टू डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एसोसिएशन रेट कांस्टेंट को ही हम क्या कहेंगे, यहाँ पे Km कह सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया था हमने कि डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट, डिसोसिएशन रेट कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एसोसिएशन रेट कांस्टेंट, एसोसिएशन रेट कांस्टेंट। अगर इन दोनों का वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे तो हमें क्या दिखाई देता है कि दिस इज नथिंग बट द Km वैल्यू, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द Km वैल्यू। तो Km को
या Ks को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि Ks इज इक्वल टू, ठीक है, K माइनस 1 डिवाइडेड बाय K प्लस 1 के हिसाब से भी आप डिनोट कर सकते हो। ये बात भी आपको समझना है, ठीक है। देखिए अब बच्चों को आती है यहाँ पे दिक्कत कि सर आपने तो बता दिया है यहाँ पे कि K S इज इक्वल टू K माइनस 1 डिवाइडेड बाय K1। इसका मतलब क्या है कि Ks इज अ रेशियो ऑफ K माइनस 1, ठीक है, टू द K प्लस 1, इन दोनों का रेशियो है। इसका मतलब क्या है कि K माइनस 1 हम किस चीज के लिए डिनोट कर देते हैं भाई, जो रिएक्शन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से वापस आ रहे थे, मतलब जहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के बाद भी यहाँ पे रिएक्शन प्रोडक्ट की ओर नहीं जा रहे थे, और रिएक्शन कहाँ पे जा रहे थे, फिर से एंजाइम और फिर से हमारे पास अलग सा सबस्ट्रेट, फ्री एंजाइम एंड फ्री सबस्ट्रेट मिल रहा था हमें। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये तो क्या हो रहा है, रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है रिएक्शन। अगर रिवर्स डायरेक्शन में चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था ना, वो डिसोसिएट हो रहा है। तो उसका डिसोसिएट होने का क्या रेट है, उस रेट के कांस्टेंट को हमने क्या लिखा था यहाँ पे, K माइनस 1, ठीक है। उसके बाद वहां पे हमने डिवाइड कर दिया था उस वैल्यू को एसोसिएशन कांस्टेंट से। किस चीज से हमने उसको, ठीक है, एसोसिएशन कांस्टेंट से हमने उसको क्या कर दिया था, ठीक है, डिवाइड कर दिया था। अब इसको इस चीज से डिवाइड क्यों किया था, ये डाउट हो सकता है आपका, तो अब जाके इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हर चीज आपको ना बारीकी से समझनी है, जब आप ये चीजें समझ पाते हो ना, तभी जाके एंजाइम का काइनेटिक्स आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आप मेरे वीडियो, ठीक है, शुरू से लेकर अगर एंड तक देखते हो ना, तो ऐसे ऐसे छोटे पॉइंट को ही मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको फायदा हो जाए। जो मेरी दिक्कतें थी वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, ठीक है, लेना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, देखिए, तो हम बात कर रहे थे कि Ks, ठीक है, Ks के बारे में बात कर रहे थे कि Ks इज इक्वल टू K माइनस 1 डिवाइडेड बाय K1, ऐसा क्यों, ठीक है। इसके तो बारे में हमें पता चल गया कि डिनोट द डिसोसिएशन रिएक्शन को डिनोट कर रहा है, और ये डिनोट कर रहा है एसोसिएशन रिएक्शन को। अब जाके हम बात करेंगे, मान लीजिएगा कि हमारे पास कुछ अमाउंट है एंजाइम का, कुछ कंसंट्रेशन है, मान लो कि हमारे पास मॉलिक्यूल के, ठीक है, फॉर्म में लेंगे हम, ठीक है, 1000 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम है हमारे पास, और हम बात कर रहे थे कि सबस्ट्रेट भी हम क्या करेंगे यहाँ पे, कि हमारे पास कुछ 2000 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट के अवेलेबल है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि, ठीक है, हम एक बात और बोल देंगे यहाँ पे कि हर एक एंजाइम के ऊपर 2 सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, अगर मान के चलते हैं 2 सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है हर एक एंजाइम के ऊपर, 2 सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑन ईच एंजाइम, अगर ऐसा है तो वहां पे हमें पता चल रहा है कि 1000 एंजाइम के लिए हमें कितने सबस्ट्रेट चाहिए, 2000 सबस्ट्रेट चाहिए। अगर मान लो कि, ठीक है, पूरे के पूरे सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ अगर बाइंड होते हैं और कोई भी एंजाइम हमारे पास, ठीक है, फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हमें एक बात समझनी होगी, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, ठीक है, किसके साथ हो जाएगा, इक्वल टू, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ईएस कॉम्प्लेक्स के, मतलब बराबर हो जाएगा। तो अब इस बात को भी समझना पड़ेगा, टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ईटी का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ एंजाइम जो है जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंडेड है, और कुछ एंजाइम अभी तो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंडेड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एंजाइम इन फ्री फॉर्म में, कुछ एंजाइम कैसे हमारे पास कि फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब किसी भी सबस्ट्रेट के साथ वो बाइंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर इन दोनों का समेशन करते तो हमें क्या मिलता है, टोटल एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन, टोटल एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। नाउ एसोसिएशन कांस्टेंट इसी चीज के बारे में डिनोट कर रहा है, ये बताने का कारण ये है कि एसोसिएशन कांस्टेंट भी यहाँ पे आपको डिनोट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिएगा कि, ठीक है, ये दो अलग अलग कंडीशन है, ये दो अलग अलग कंडीशन, ये कंडीशन कब आएगा, ये पहला वाला कंडीशन आपको कब मिलेगा, जब आपके पास जितने भी एंजाइम है और जितने भी सबस्ट्रेट है एक दूसरे के साथ अगर कंप्लीटली 100% अगर बाइंड होते तभी जाके आपको क्या मिलेगा, एंजाइम का टोटल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ईएस बनेगा। क्या बनेगा, ईएस। और इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ईटी इज इक्वल टू, अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये के कैट के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, के कैट के इक्वल हो जाएगा। अगर के कैट हमारा इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे कांस्टेंट K2 को भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इट इज इक्वल टू, ठीक है, K2 भी आ सकता है ना, ये बात भी यहाँ पे उतनी ही
करेक्ट हो सकती है। नाउ ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही है जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हमें देखना था कि यहाँ पे जो K1 जो था, ठीक है, डिनोमिनेटर में, उसके बारे में हमको समझ लेना है कि क्या बात हो रही है। मान लीजिए कि हमारे पास हमने बोल दिया था कि कितने एंजाइम के मॉलिक्यूल है, 1000 मॉलिक्यूल है। सब्सट्रेट के कितने मॉलिक्यूल है, ठीक है, सब्सट्रेट के मॉलिक्यूल है हमारे पास 2000। तो अब इसमें से अगर हम, ठीक है, मानते कि हमारे पास जितना एंजाइम था उसमें से ओनली हाफ कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम विल सैचुरेट, ठीक है, किसके साथ, सब्सट्रेट के साथ। अगर 500 एंजाइम हमारे कंप्लीट सैचुरेट होते तो हमें सब्सट्रेट कितना लगेगा, यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सट्रेट लगेगा। क्यों? क्योंकि हर एक एंजाइम के ऊपर कितने बाइंडिंग साइट है, 2 बाइंडिंग साइट है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ एंजाइम किसके साथ बाइंड हो गया, सब्सट्रेट के साथ बाइंड हो गया। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एक रिलेशन बन रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों के बीच में एसोसिएशन हो रहा है। अभी ये एसोसिएशन होने का रेट क्या है, उस रेट को ही हम क्या बोलते हैं, K1 कहते हैं ना। अभी हमने तो फॉर एग्जांपल पे यहाँ पे लिख दिया आपको कि 500 एंजाइम आउट ऑफ 1000, ठीक है, कि 1000 सब्सट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं। ये तो हमारा रेट था भाई, 50% जो हमने बोल दिया था, ओके। पर यहाँ पे रेट कुछ भी हो सकता है। उस रेट के वैल्यू को डिनोट करने के लिए जो रेट कांस्टेंट है हमारे पास वो था K1। और K1 किस चीज को डिनोट कर रहा है, एसोसिएशन को डिनोट कर रहा है। एसोसिएशन किस चीज के, ठीक है, बीच हो रहा है, एंजाइम एंड सब्सट्रेट के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ये भी देखना होता है कि ड्यूरिंग द डिसोसिएशन कांस्टेंट जब आप देखते हो तो आपको देखना होगा कि कितने एंजाइम एंड सब्सट्रेट, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं और कितने एंजाइम और सब्सट्रेट जो बने हैं, कॉम्प्लेक्स बने हैं, वो वैसे की वैसे है। उन दोनों के बारे में हमें पता चलना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे, मान लो कि हमारे पास कितना एंजाइम और सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स बना था, 50%, 500। उसमें से मान लो कि 100 क्या हो रहे हैं, ठीक है, कि वैसे के वैसे रह रहे हैं, और 400 क्या हो रहे हैं वहां पे, ठीक है। मान लो कि 400 मॉलिक्यूल, ठीक है, अब फिर से जो एंजाइम और सब्सट्रेट के फॉर्म में थे फिर से डिसोसिएट हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। बचा कितना, 100। जो बचा हुआ था उसका तो रेट हम यहाँ पे ले सकते हैं यहाँ पे। सो ये जो होता है ना हमारे पास, ठीक है, तो ये बात डिनोट कर रही है डिसोसिएशन को, और ये बात डिनोट कर रही है किसको, नहीं, यहाँ पे 100 नहीं ले सकते। पहले तो 500 बने थे ना, तो 500, ठीक है, 400 डिवाइडेड बाय 500 हमें लेना होगा। ये बचा वाला कॉन्सेंट्रेशन था, हमें तो किसके बारे में लेना है, पहले जो इनिशियली फॉर्म हुआ था ना उसका ये, ठीक है, हमें नंबर लेना चाहिए था, ये नंबर हमको लेना चाहिए। सो 400 डिवाइडेड बाय 500, दिस इज द, ठीक है, द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। शायद आपको अब समझ में आ रहा होगा। जितना मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, तो एक छोटी चीज को समझने के लिए इतने एक्सप्लेनेशन की कभी कभी जरूरत होती भी नहीं है। पर हम अभी जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, तो उस बच्चे के लिए दे रहे हैं जो बीएससी में पढ़ता है, उसको एंजाइम और उसका काइनेटिक्स समझ लेना है। उसके लिए हम बेसिक से बेसिक लेवल तक जा रहे हैं, ठीक है। माफ कीजिएगा अगर किसको इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, और फिर भी वीडियो अगर देखते तो थैंक यू, और ठीक है, और ये आसान चीज देखने के लिए, ठीक है, शुक्रिया। नाउ अब बात करते हैं हम, ठीक है, कुछ और चीजों के बारे में। हम केएम के बारे में पढ़ रहे थे, तो केएम था हमारे पास। सो केएम का वैल्यू आ गया हमारे पास। तो केएम डिनोट K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाय क्या हो रहा था हमारे पास, K1 आ रहा था। ये तो इक्वेशन हो जाएगा किसके बारे में, केएम के बारे में, ठीक है। सो नाउ केएम का सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं कि केएम का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। देखिए केएम का सिग्निफिकेंस होता है कि अगर मान लो कि इस रिएक्शन के लिए केएम का वैल्यू अगर ज्यादा आता है, ठीक है, केएम का वैल्यू अगर हाई आता है, तो इसका मतलब है एंजाइम एंड सब्सट्रेट के बीच में, ठीक है, ज्यादा एफिनिटी नहीं है, बहुत कम एफिनिटी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर डिजिटल वैल्यू ऑफ केएम इज वेरी हाई, तब जाके हमें ये पता चलता है कि देयर इज अ लो एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सब्सट्रेट। एंजाइम एंड सब्सट्रेट के बीच में एफिनिटी कैसे आएगी, कम आएंगे। तो केएम एंड एफिनिटी ऑलवेज इनवर्स रिलेशन में चलेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि केएम एंड एफिनिटी के बारे में। केएम एंड एफिनिटी ऑलवेज कैसे चलेंगे, इनवर्स। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना, इक्वल टू का रिलेशन तो होगा नहीं, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा तो
रिलेशन कैसा आएगा, ठीक है, इनवर्स का रिलेशन आएगा, एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिशा में जाएंगे, ठीक है। अगर एक ज्यादा, जब Km ज्यादा होता है तो एफिनिटी कम होती है, अगर Km कम होता है तो एफिनिटी क्या होती है। तो दोस्तों ये बात को आपको याद रखना है कि एफिनिटी ज्यादा होते हैं। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ Km। चलो अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि हम, ठीक है, कि कोई बच्चा है हमारे पास, या एक छोटा सा, ठीक है, एक कोई लड़की है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और ये बेचारी पिछले कुछ दिनों से लॉकडाउन में एक रूम के अंदर फंसी हुई है, ठीक है। उसको बहुत तो, ठीक है, भूख तो बहुत जोर की लगी है, पर खाने के लिए अब कुछ नहीं है इसके पास, ठीक है। फिर जाके किसको पता चल गया कि यार कोई बच्ची है अंदर रो रही है शटर के अंदर, उसको बाहर निकाला, उसके बाहर निकालने के बाद उसको खाने के लिए कुछ दे दिया। मान लीजिए कि उसको खाने के लिए हमने पार्ले जी का, ठीक है, पार्ले जी का एक, ठीक है, जो पैकेट है हमारे पास, पार्ले जी बिस्कुट का एक पैकेट है ना, वो पैकेट हमने उसको दे दिया। उस पैकेट को देने के बाद, ठीक है, वो खा रही है बेचारी, ठीक है, खाने के बाद क्या होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे बनेंगे, दैट इज अबाउट द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कि ग्लूकोज क्या हो जाएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में चला जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये ग्लूकोज कहाँ पे चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। ब्लड में जाने के बाद जहां जहां जिस सेल को इस ग्लूकोज की जरूरत है एनर्जी फॉर्मेशन या अदर थिंग्स के लिए, तो वहां पे हर एक सेल के, ठीक है, मतलब पास तो ये चला जाएगा। कि अब देखो यहाँ पे क्या बता गया, हमारे पास एज अ सबस्ट्रेट कौन है, कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। इस रिएक्शन में ग्लूकोज एक्ट एज ए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इस रिएक्शन में ग्लूकोज किस चीज का काम कर रहा है, सबस्ट्रेट का काम कर रहा है। तो इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए दो एंजाइम वहां पे, ठीक है, रेडी है। दो एंजाइम उसके मतलब नजर रखे हुए हैं, किसके ऊपर, ग्लूकोज के ऊपर। एक एंजाइम है जिसका नाम है, ठीक है, हेक्सोकाइनेज, और दूसरा जो एंजाइम है हमारे पास, मान लो कि एंजाइम है ग्लूकोकाइनेज, ठीक है। तो एक का नाम हमने दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे HK, हम इसे मान लेंगे कि ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम है, और इसका नाम है ग्लूकोकाइनेज एंजाइम, ठीक है। अब एक बात क्या है कि इन दोनों एंजाइम के लिए जो सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट कॉमन है, दैट इज अबाउट द ग्लूकोज। इसको भी ग्लूकोज लगेगा और इसको भी ग्लूकोज लगेगा। और जो ग्लूकोज हमने अभी यहाँ पे कंज्यूम किया है, कि मान लो कि उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, ठीक है, मान लो कि उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलर, इतना ही कॉन्सेंट्रेशन में ग्लूकोज अभी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। दोनों भी एंजाइम को ग्लूकोज की उतनी जरूरत है। बट ऐसे टाइम में जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है ना, ऐसे टाइम में देखिए ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन जब कम होता है, ठीक है, हमने ज्यादा खाया नहीं, एक तो पार्ले जी का बिस्कुट खाया ना, 4 दिन से तो भूखी थी ये लड़की, ये बेचारी 4 दिन से तो भूखी थी, अब जाके उसको पार्ले जी मिला है, तो बहुत ज्यादा तो ग्लूकोज उसके बॉडी में होगा नहीं ना। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ठीक है, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन में हमारे पास कौन है, ग्लूकोज अभी अवेलेबल है। और क्वेश्चन ये है, दोनों भी एंजाइम के लिए अगर ग्लूकोज लगता है तो पहले कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के ऊपर अटैक करेगा, तो ये सवाल हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए जवाब में आएगा कि यहाँ पे ग्लूकोज के साथ बाइंड होने वाला पहला जो एंजाइम होगा वो होगा हेक्सोकाइनेज सेल, ठीक है। ग्लूकोकाइनेज को चांस नहीं देगा सेल, क्यों, क्योंकि ग्लूकोकाइनेज का जो एफिनिटी होता है ना ग्लूकोज के, और ये थोड़ा सा कम होता है। मतलब क्या है कि जीके एंजाइम का केम का वैल्यू कितना आएगा, केम का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा आएगा। कि मान लो कि इसका वैल्यू कितना है, ठीक है, 0.1 मोलर केम वैल्यू फॉर द जीके, ठीक है, इस 0.1 मोलर है अगर ऐसे मानते हैं, तो एचके के लिए हमें केम का वैल्यू कितना मिलेगा, मान लो कि इसका जो वैल्यू है 0.00, ठीक है, 0.1 मोलर इसका वैल्यू है, ठीक है, इस कॉन्सेंट्रेशन से भी कम इसका अगर, ठीक है, केम का वैल्यू है। देखिए तो अब बात क्या हो रही है कि जिसका केम का वैल्यू कम होता है उसका एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अपने सबस्ट्रेट के लिए उसका एफिनिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। और सबस्ट्रेट एंड एंजाइम के बीच में एफिनिटी हमें कब समझ में आती है, एफिनिटी तब समझ में आती है जब हमारे पास सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है, कम होता है। जब भी हमारे पास सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है तभी जाके हमें पता चलता है कि देयर इज इनफ, ठीक है, what will be the rate of affinity between substrate and enzyme के बीच का एफिनिटी हमें समझ में आता है। जब हमने, ठीक है, ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत कंज्यूम किया है
कम कंज्यूम किया है तब हमारे पास, ठीक है, जो एंजाइम यहाँ पे काम करेगा सेल के अंदर, तो काम कौन करेगा भाई, ठीक है, ये तो हेक्सोकाइनेज करेगा। क्योंकि दूसरी भी बात यह है कि सेल को अभी एनर्जी की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? अभी 4 दिन से भूखे, ठीक है, बच्चे को किसकी जरूरत होगी? एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है। थोड़ा सा ग्लूकोज खाने के बाद 4 दिन से भूखा आदमी तो डायरेक्टली ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन तो नहीं कराएगा ना, ये भी बात है। तो ऐसे कंडीशन में हमें पता चलता है कि अगर ग्लूकोकाइनेज को अगर ग्लूकोज बाइंड होता है तो वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा? ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होगा। अगर हेक्सोकाइनेज एंजाइम के साथ ग्लूकोज अगर बाइंड होता है तो हमें पता है कि ये ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन में जाएगा। कौन सी रिएक्शन में जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन। उसके बाद होएगा वहां पे क्रेब्स साइकिल हो सकता है, उसके बाद हो सकता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चल रहा है, और ये सब चीजें किस चीज के लिए चल रही है? वहां पे फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के लिए तो काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें हमें समझ में आ रही है। एक तो जिस एंजाइम का केम वैल्यू कम होता है उसका एफिनिटी टुवर्ड द सबस्ट्रेट क्या होता है? उसका एफिनिटी टुवर्ड द सबस्ट्रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। और जिस एंजाइम का केम वैल्यू कितना है, ठीक है, अगर ज्यादा होता है तो उसका एफिनिटी क्या होगा? कम होगा। जब हम 4 दिन से भूखे और थोड़ा सा ग्लूकोज खाते हैं तो ठीक है, हमारे बॉडी में कभी ग्लाइकोजन नहीं बनेगा, मसल मास नहीं बनेगा। हमारे पास बनता है तो क्या बनेगा? तो तब उस टाइम जरूरत होती है हमारे पास कि कौन बने? एनर्जी बने, ठीक है। तो ये बात होती है, ठीक है, केम के बारे में। तो केम का जो रिलेशन हम अभी आपको बता रहे थे, तो दैट इज अबाउट द केम इज, ठीक है, केम क्या डिनोट कर रहा है भाई? केम डिनोट कर रहा है एफिनिटी बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम के बीच में जो एफिनिटी है उन चीजों को डिनोट कर रहा है केम वैल्यू, ठीक है। देखिए केम को और एक, ठीक है, कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई हम ग्राफ लाइन बना, एक मिनट, ओके, चलो अभी इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं कि केम क्या होता है हमारे पास, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे हमारे पास है कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस है। और यहाँ पे कौन सा एक्सिस हो रहा है? यहाँ पे एक्स एक्सिस हो रहा है, ठीक है। सो एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे यहाँ पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम ले सकते हैं कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ले रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम? वेलोसिटी को ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यहाँ पे वेलोसिटी वाई एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे तो हमें पॉइंट दिखाई देगा कि ये तो हो सकती है कि एंजाइम के मैक्सिमम वेलोसिटी, हो सकती है कि मैक्स वेलोसिटी। मैक्स वेलोसिटी भी क्या है तो थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्या हो सकता है कि, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वहां पे वैल्यू तो 0 आएगा, ठीक है, सबस्ट्रेट का भी और वेलोसिटी का। यहाँ पे हो सकता है कि वैल्यू कितना आ जाए, ठीक है, v/2 का वैल्यू आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि v_max/2 का वैल्यू आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। मतलब v_max/2 का मतलब ये है कि हाफ v_max, इसका मतलब भी क्या होगा? हाफ v_max होता है, इसका मतलब भी क्या होगा? हाफ v_max, ठीक है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी तो रिएक्शन का v0 वैल्यू होगा। यहाँ पे क्या होगा? रिएक्शन का v0, ठीक है। अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। ये क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, ओके। ये देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ हमारे पास कब आता है? अगर ऐसी कंडीशन, अगर, ठीक है, हमको जरूरी होता है समझना, तो हम समझेंगे कि मान लो कि आपके पास एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, जो भी आपने शुरू में लिया था एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन आपके पास कांस्टेंट है, और धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो? जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जा रही है आप किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन। मान लीजिएगा कि हमारे पास एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है और सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ठीक है, सबस्ट्रेट। हमारे पास सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम के कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। अगर ऐसी कंडीशन होती है ना, तभी जाके हमें कौन सा ग्राफ मिलता है दोस्तों? यहाँ पे तभी जाके हमारे पास आएगा, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ। अब इसका भी हम रीजन देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनेगा, हमेशा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ क्यों बनता है, इसका रीजन हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो हमने क्या बोल दिया कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, हमारे पास सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है,
ठीक है, किससे भी ज्यादा है, यहाँ पे km से भी ज्यादा है, तो वेलोसिटी क्या होगा हमारे पास, वेलोसिटी v max के हिसाब से चलेगा। वेलोसिटी कितना होगा हमारे पास, v max के हिसाब से चलेगा। तो इस बात को भी हम समझ लेते हैं अभी, ठीक है, वेलोसिटी विल बी द v max, मैक्सिमम रेट से यहाँ पे क्या होगा, स्पीड चलता जाएगा। तो देखिए v max हम कब अचीव करते हैं, अगर ऐसा आपको पूछा जाता है तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब हमारे पास क्या सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है एज कंपेयर विद द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तब अब जाके हम बात करेंगे कि यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आने के क्या चांसेस होते हैं। दो एग्जांपल हमें समझने होंगे कि पहला एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल है एंजाइम के, ठीक है, हम समझते कि 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम हमारे पास अभी अवेलेबल है, 500 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंजाइम, ठीक है, और हमारे पास कुछ सबस्ट्रेट है, समझो कि हमारे पास 100 ही सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारे पास, 100 है, और मान लीजिएगा कि एक एंजाइम के ऊपर मिनिमम 2 सबस्ट्रेट बाइंड हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर विद द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, बहुत ही ज्यादा है ना। इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कंपेयर्ड विद द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, बहुत ज्यादा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि रिएक्शन बहुत जल्द खत्म हो सकता है, और रिएक्शन का, ठीक है, हमें पता चल जाए कि जो लाइन आएगा तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, मतलब जितना सबस्ट्रेट है हमारे पास वो पूरा का पूरा सबस्ट्रेट क्या कर लिया है एंजाइम ने, ठीक है, एंजाइम ने क्या किया, उसको यूटिलाइज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे V max कभी अचीव होती नहीं है, ये बात आपको भी याद रखनी है, यहाँ पे V max ज्यादा अचीव होगा नहीं, ठीक है। तब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि V max कब अचीव होती है, V max कब अचीव होती है। मान लो कि हमारे पास, ठीक है, एंजाइम के कितने मॉलिक्यूल है, एंजाइम की मॉलिक्यूल कितने, 500 मॉलिक्यूल, और सबस्ट्रेट का कितना कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, मान लो कि हमारे पास 5 लाख मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट है, ठीक है, 5 लाख मॉलिक्यूल ऑफ कौन है हमारे पास, सबस्ट्रेट है, और एक एंजाइम के ऊपर 2 मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट है। तब आप सोच रहे होंगे कि जितना एंजाइम है उससे कहीं गुना ज्यादा कौन है यहाँ पे, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे यही बात समझाने की कोशिश की है आपको, ठीक है, अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द एंजाइम, तो यहाँ पे हो सकता है कि कितना भी एंजाइम अपना काम कर ले, मतलब कितना काम करके कितना सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि एंजाइम के पूरे साइट क्या हो सकते हैं, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट सैचुरेट हो सकती है, ये बात भी आपको पता चलेगा। अगर एंजाइम सैचुरेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके बाद आप कितना भी मर्जी सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के रेट में कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा। तो जो मतलब क्या है कि ये हो सकता है कि दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एंजाइम दैट कैटलाइज दिस रिएक्शन, ये हो सकता है कि एंजाइम का मैक्सिमम स्पीड हो सकता है, क्या हो सकता है, ये इस पॉइंट पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इसके आगे तो नहीं जाएगा। मतलब एंजाइम क्या कर रहा है कि दिस पॉइंट इज नोन एज द सैचुरेशन पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं हम, सैचुरेशन पॉइंट कह रहे हैं, ये बात भी आपको समझनी है, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट कहां पे बोल रहे हो कि दिस कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब ये क्या होता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ में क्या होता है कि जैसे भी आपके सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, हम एक ही बार, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जितना हमने सबस्ट्रेट ले लिया है ना यहाँ पे हमने, ठीक है, धीरे धीरे हम सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे, जैसे कि हमारे पास थोड़ा सा कम सबस्ट्रेट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, धीरे क्या होता है कि बढ़ने लगता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने लगता है, और वेलोसिटी भी मान लो एंजाइम का बढ़ने लगता है। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आने के बाद आप कितना भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, वहां पे एंजाइम का, ठीक है, एक्टिविटी नहीं बढ़ेगा, ये बात भी आपको समझना है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ को डिनोट कर रहा है। तो ये दो चीजें यहाँ पे, ठीक है, दो कंडीशन हमने बता दिया, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ या सैचुरेशन इफेक्ट आने के लिए, ठीक है, या स्टेडी स्टेट में जाने के लिए कंडीशन क्या रिक्वायर्ड थी हमारे पास कि एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो, ठीक है, एज कंपेयर्ड विद द सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट विल बी हायर देन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, तभी जाके हमें क्या बोले, ठीक है, सॉरी, वेरी सॉरी। देखिए तो यहाँ पे दो कंडीशंस आ रही है,
तो शायद आप लोगों को इस ठीक है बारे में समझ में आ रहा होगा कि जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब जाते हैं वी मैक्स के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ेंगे हम, वी मैक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, केम एंड वी मैक्स अगर आपको समझ में आता है तो बाकी की सभी चीजें समझ में आएंगी। और एक बात और भी है केम के बारे में, ठीक है। केम के बारे में हम बात करेंगे, वो बोलना ही भूल गए हम केम के बारे में। ओके ओके, दूसरा ये लिखा देते हैं अपने ग्राफ, क्या टेंशन है। ओके दोस्तों, अब हम केम के बारे में छोटा सा पॉइंट जो बचा हुआ है ना उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि यहाँ पे जो ग्राफ आएगा तो हमारा कौन सा आएगा ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि यहाँ पे अगर मान लो कि वाई एक्सिस पे हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी आ रही थी वी मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे था v0, यहाँ पे क्या था हमारा v0। हो सकता है इन दोनों के बीच में कि v max का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है, v max डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। v max डिवाइडेड बाय 2 इसका मतलब ठीक है हाफ v max है, ठीक है। अब देखो हाफ v max आने के लिए हमारे पास जितना सबस्ट्रेट लग रहा है ना, तो ये हो रहा है सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। देखिए उस एंजाइम के लिए दिस इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वाई एक्स एक्सिस पे हमने किसको लिया था, एक्स एक्सिस पे हमने लिया था सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। एट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन एंजाइम विल अटेन इट्स हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। हाफ ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी को एंजाइम यहाँ पे क्या कर रहा है, अटेन कर रहा है। सो दिस वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज केम वैल्यू, इज नोन एज केम वैल्यू। सो केम इज केम, देखिए फिर से हम बता रहे हैं आपको कि केम का मतलब क्या आ रहा है कि टोटल वी मैक्स से हाफ वी मैक्स भी अगर एंजाइम अचीव करता है, एंजाइम अपना मैक्सिमम वेलोसिटी या ठीक है मैक्सिमम वेलोसिटी का आधा वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है अचीव करने के लिए, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर मान लो कि किसी रिएक्शन में सबस्ट्रेट ही नहीं है तो एंजाइम कैसे मैक्स वी मैक्स या हाफ वी मैक्स अचीव कर सकता है, नहीं ना। तो ये बात तो यहाँ पे कंफर्म हो रही है कि इसके लिए कौन जरूरी होता है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन आपको जरूरी होता है। जब ठीक है तब जाके हमारा एंजाइम क्या करेगा, ये टोटल वेलोसिटी जितना था उसका मैक्सिमम वेलोसिटी उससे हाफ वेलोसिटी जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर वो अचीव करता है उस कॉन्सेंट्रेशन को भी हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, हाफ वी मैक्स का वैल्यू कह सकते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, हाफ, ठीक है, हाफ वी मैक्स इज नथिंग बट द केम वैल्यू, और जो किसको डिनोट कर रहा है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को भी डिनोट कर रहा है, इस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम किसके बारे में, वी मैक्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमेशा एग्जाम में वी मैक्स। एक वी मैक्स होता क्या कि एक्चुअली वी मैक्स हमें पता चलता है कि वी मैक्स इज नथिंग बट द, ठीक है, K2 इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम। देखिए इक्वेशन में हमने क्या लिखा है कि इक्वेशन में हमने लिखा है कि वी मैक्स इज इक्वल टू K2, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ओके इसका मतलब समझते हैं हम, ठीक है। ये देखिए रिएक्शन में हमने बोल दिया था कि आपको अगर हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन रहा था, उसके बाद हमारे पास आ रहा था एक रेट कांस्टेंट K2, और ठीक है ये डिनोट मतलब किसके लिए काम कर रहा था, प्रोडक्ट एंड फिर से फ्री फॉर्म में एंजाइम कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। सो अगर हमने बोल दिया था कि आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी अगर अटेन हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जितना भी एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन था, जितना भी एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन था वो पूरा का पूरा एंजाइम किसके साथ बाइंड हो रहा है, ठीक है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो रहा है। ये बात आपको पक्की याद रखनी है, ठीक है। मान लो कि हमने 1000 मॉलिक्यूल ले लिए थे किसके, एंजाइम के, और पूरे के पूरे 1000 मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं एंजाइम के, सैचुरेट हो गए सबस्ट्रेट के साथ, पूरे सब ने क्या कर दिया यहाँ पे, ठीक है, सबस्ट्रेट, ठीक है, एंजाइम में सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो इस कंडीशन पे हमें देखने को मिलता है कि एंजाइम अपना मैक्सिमम स्पीड से काम कर रहा है। किस चीज से काम कर रहा है, मैक्सिमम स्पीड से काम कर रहा है। तो इसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, वी मैक्स बोलेंगे। क्या कहेंगे हम, वी मैक्स। देखिए एंजाइम अपने वी मैक्स कब अटेन करता है, जितना भी एंजाइम आपने रिएक्शन में दिया है ना, अगर उतना का उतना पूरा का पूरा एंजाइम और उसके जो भी बाइंडिंग साइट है, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट 100% जब सैचुरेट होते हैं ना, तब जाके बोलते हैं कि हम क्या हो रहा है कि वहां पे, ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का रेट भी बढ़ रहा है और हम बोल रहे हैं कि एंजाइम आपने मैक्सिमम स्पीड से काम कर रहा है।
समझ में आ गया? ठीक है, Vmax का असली मतलब क्या है? ठीक है, तो अब यहाँ पे K2 क्या डिनोट कर रहा है भाई कि E2 तो हमें ET तो हमें पता ही चल जाएगा कि टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। अब देखिए कि टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन किस फॉर्म में अवेलेबल है? ES के फॉर्म में अवेलेबल है। जितना भी एंजाइम हमने डाल दिया था रिएक्शन के अंदर, सबके सब मॉलिक्यूल किसके साथ बाइंड कर रहे हैं? सब्सट्रेट के साथ। अगर सबके सब सब्सट्रेट के साथ बाइंड कर रहे तो एंजाइम सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ES इज इक्वल टू क्या हो रहा है? ET हो रहा है ना, ES इज इक्वल टू ET। और ES को कौन डिनोट करता है यहाँ पे? ES के रेट को कौन डिनोट करता है? K2। तो इसका मतलब क्या है कि K2, ठीक है, K2 लिखो या आप ET लिखो तो 1 and 2 सेम हो रहा है। तो यहाँ पे Vmax जो आता है ना हमारा, तो Vmax हमेशा याद रखो आप K2, ठीक है। और यहाँ पे हमें लेना है कॉन्सेंट्रेशन, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, तभी जाके हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा। देखिए आपको अगर एक सवाल पूछते हैं हम, ठीक है, तो आप बताना हमें कि ये क्या ऐसे कंडीशन में हमें Vmax मिल सकती है क्या? कंडीशन ये है कि मान लो कि हमारे पास कुछ एंजाइम के मॉलिक्यूल है और ये एंजाइम के मॉलिक्यूल हम पकड़ते कि 1000 है, 1 के मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम है और हमारे पास, ठीक है, सब्सट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम, ठीक है, ले रहे कि ओनली 0.5 के हमारे पास कौन है? सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 500, ठीक है, 5 के का मतलब यहाँ पे 500 और यहाँ पे मतलब 12 के 1000 मॉलिक्यूल, ठीक है। आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे कंडीशन में आपको Vmax मिल सकता है क्या? Vmax मिलने के लिए हमें क्या जरूरी होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सट्रेट जरूरी होता है और कम कॉन्सेंट्रेशन में कम होना चाहिए एंजाइम होना चाहिए। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? बहुत कम है। तो ऐसे कंडीशन में आपको कभी Vmax कभी मिलेगी नहीं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन भी आपको बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि और एक कंडीशन है, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल है और सब्सट्रेट के मॉलिक्यूल मान लीजिएगा कि कोई 1000 मॉलिक्यूल या 10,000 मॉलिक्यूल ऑफ सब्सट्रेट आपके पास अवेलेबल है। क्या ऐसे कंडीशन में Vmax अटेन हो सकती है? हाँ, ठीक है, थ्योरेटिकली तो हमें पता चल रहा है कि हो रही है, पर अगर, ठीक है, इस रिएक्शन, ठीक है, शुरू होने के बहुत टाइम के बाद भी अगर, ठीक है, बहुत टाइम के बाद कि एंजाइम सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स जो का रेट है ना, वो अगर मान लो कि बहुत कम आ रहा है, टोटल में से बहुत कम एंजाइम, ठीक है, मान लो कि ओनली 50 एंजाइम सब्सट्रेट के साथ बाइंड हो रहे हैं और 50, ठीक है, अभी भी फ्री फॉर्म में अवेलेबल है, 50 एंजाइम्स अभी भी फ्री फॉर्म में अवेलेबल है। क्या ऐसे कंडीशन में हमें Vmax मिल सकता है क्या? क्या होगा आपका जवाब? क्या ऐसे कंडीशन में आपको Vmax मिल सकता है क्या? ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमें, ठीक है, कभी भी Vmax अटेन नहीं होगा। क्यों? आप तो बोलेंगे कि सर सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा है, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कम है, दोनों कंडीशन Vmax के लिए, ठीक है, कंपैटिबल तो है ना, तभी भी जाके Vmax अटेन नहीं हो रहा है। क्योंकि, ठीक है, प्रैक्टिकली हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि टोटल में से ओनली 50% एंजाइम सब्सट्रेट के साथ बाइंड हो रहे हैं ना। आप बाकी के बाइंड क्यों नहीं हो रहे उसके अलग से कंडीशन, हमने सिर्फ कंडीशन को अज्यूम किया है, ठीक है। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे टोटल एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन में कुछ एंजाइम्स हमें फ्री फॉर्म में मिल रहे हैं और कुछ एंजाइम कैसे मिल रहे हैं हमारे पास? सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सब्सट्रेट के साथ बाइंडेड है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो। ओके, Vmax के लिए कंडीशन क्या है? Vmax की ये कंडीशन कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा ही सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए तो जरूरी है, पर 100% आपकी एंजाइम किसके साथ बाइंड होनी चाहिए? एक भी एंजाइम आपका फ्री नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। एक भी सिंगल मॉलिक्यूल अगर एंजाइम का फ्री फॉर्म में होता है ना, तो आपका Vmax अटेन नहीं कर पाओगे। Vmax will never be attained if there is a फॉर, ठीक है, अगर आपके पास 100% एंजाइम और सब्सट्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होता ना, तो आप, ठीक है, Vmax को अटेन नहीं कर पाओगे। दोस्तों, ये थी आज के लेक्चर के बाद, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं, ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग को, ठीक है, रोकने की इच्छा रखता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको, ठीक है, ये मतलब हर एक कंडीशन एंजाइम काइनेटिक्स के बारे में अगर समझना है ना, तो आपको वीडियो को एंड टू एंड तक देखना है। आप मेरे वीडियो देखिए, यानी तो मेरे सर के, कैलाश चौधरी सर के, जो IFS के डायरेक्टर है, उनकी भी वीडियो देख लीजिए। मतलब पहले तो आप उनकी वीडियो देखिए, बाद में हम तो उनकी चैनल है तो हमारी वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है।
समझने के लिए आपको ठीक है वीडियो को एंड टू एंड तक देखना है, और जरा से भी आपको कहीं पे डाउट होती है ना तो वीडियो को पॉज करके फिर वापस जाके ना कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिए। और आपको मेहनत तो करनी होगी, ठीक है, किसी भी मोड से करो पर यार मेहनत करो, क्योंकि अब पीछे रुकने का ठीक है कोई कारण ही नहीं है। आपके लिए इतना अच्छा ठीक है हम मटेरियल लेके आ रहे हैं, तो मैं आपसे यही इच्छा रखता हूँ कि आप बहुत अच्छा काम करें, अच्छे से ठीक है पढ़े इस वीडियो को समझने की कोशिश करें। अगर फाइनल में आपको ये समझ में आता है फिर जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आपके लिए आएगा ना तो पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए आप बेल आइकन को भी ठीक है क्लिक कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको फायदा होता है तो लाइक भी कर सकते हो, आप कंपलसरी नहीं है पर लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए या मेरी बातें सुनने के लिए, वेरी थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।